हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। साइटोलॉजी यूनिट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 63 से देखेंगे। यूपी टीजीटी 2026 की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आने वाली है। उसमें से बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस प्लस थ्योरेटिकल क्लासेस, PYQs, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से अच्छे से चीज़ों को देखिए, सिलेबस देखिए, टॉपिक वाइज सिलेबस को ख़त्म करिए, क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, वापस चीज़ों को रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आने के बाद, फॉर्म आ जाने के बाद तैयारी तो हर कोई करता है और सिलेक्शन उसी का होता है जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा होता है, वरना रिजल्ट भी वही रहेगा जो अभी तक रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 63 है। विच स्टेज कम्स लास्ट ड्यूरिंग द माइटोसिस? पी मैट होता है, मैंने एक छोटा सा ट्रिक बोला था, पी मैट, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनोफेज, टी फॉर टेलोफेज। ऑप्शन नंबर ए मतलब टेलोफेज जो है ये लास्ट है, सबसे माइटोसिस का सबसे लास्ट स्टेज है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, तो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टीजीटी बायोलॉजी जो 2004 का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 65 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एट लेट प्रोफेज। जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के एंड तक, मतलब प्रोफेज स्टार्ट हुआ, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज के एंड तक जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। माइटोसिस विभाजन में विलंबित मतलब लेट प्रोफेज की अवस्था में केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल से आदि संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस समय कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 66 है। इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोजोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर। हमें बताना है समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री एवं केंद्रकीय विभाजनों की संख्या क्रमशः क्या होती है, तो इसमें 1 और 1, मतलब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर का 2013 में पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो माइटोसिस डिवीजन में जो क्रोमोजोमल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन जो है माइटोसिस डिवीजन में ही होता है और एक एक होता है, तो ये टोटल हमारे पास इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स लूज देयर आइडेंटिटी? तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है सही हो जाएगा वो है डी, मतलब टीलोफेज, PMAT। तो ये टीलोफेज जाते जाते जो है वो माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोजोम्स जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। और ये हमारे पास टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, 2011 का। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन। माइटोसिस डिवीजन की खोज जो है फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था। इसे 4 प्रमुख अवस्थाओं में या स्टेजेस में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, मतलब प्रोफेज सबसे पहला, पी मैट से इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। प्रोफेज सबसे पहला स्टेज है और टीलोफेज एकदम लास्ट स्टेज है। टीलोफेज स्टेज में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। हमारे पास 63 क्वेश्चन हो गया। 63 क्वेश्चन है। साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ। जो साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स होता है निम्न की संरचना है, मतलब इसमें से किसकी संरचना होता है? क्रोमोजोमल पेयरिंग। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, जब क्रोमोजोम्स की पेयरिंग होती है उसी का स्ट्रक्चर हमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाई देता है। टीजीटी बायोलॉजी 1999 का क्वेश्चन है। जो हमारे पास पकेटिन स्टेज होता है मियोसिस का, पकेटिन अवस्था में साइनेप्सिस के दौरान साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की संरचना बनती है। यहाँ पर जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अद्यतन शोध से पता चलता है कि समजात गुणसूत्रों को जीन दर जीन
सही सही जोड़े के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स इनके डीएनए मतलब अणुओं के साथ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अतः यह क्रोमोजोमल पेयरिंग की संरचना है, मतलब क्रोमोजोम्स की पेयरिंग होने की वजह से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन 69 है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, जो क्रॉसिंग ओवर होता है उन किनके बीच होता है, तो एक समजात जोड़े के दो गैर सह क्रोमेटिड्स के मध्य, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस पेयरिंग्स, मतलब दो क्रोमोजोम्स हैं तो इसके एक इसका क्रोमोजोम्स का आर्म एक ये एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है गुणसूत्र के समजात मतलब होमोलोगस पेयर के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है और इसके फलस्वरूप जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तथा वेरिएशंस आती हैं क्रोमोजोम्स में। यह घटना मतलब मियोसिस का जो मियोसिस 1 होता है उसके प्रोफेज 1 के पैकेटिन मतलब मियोसिस 1 जो होगा उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो उसके बाद उसके सबसे जो पैकेटिन स्टेज होता है, लता जरा पानी दे दे, तो पैकेटिन स्टेज में ये जाके क्रॉसिंग ओवर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में मात्रिक एवं पैतृक अर्ध गुणसूत्रों के टुकड़ों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन सी मतलब क्रॉसिंग ओवर सही है। अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा था, पहले उसमें एक क्रॉसिंग ओवर देके पूछा था ऐसा कब होगा, तो अभी वापस ऑप्शन को पूरा क्वेश्चन बना दिया और जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया। यूकेपीसीएस लेक्चरर बायोलॉजी मेंस का जो 2020 का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि मियोसिस डिवीजन के जो प्रोफेज 1 की स्टेज होती है उसके दरमियान होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो है युग्मित होते हैं और उनके जो गैर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री के टुकड़ों का आदान प्रदान होता है, उसे ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है और ये एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जन्म देता है जिससे संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों के नए संयोजन बनते हैं। विनियमन आनुवंशिक विविधता का एक प्रमुख स्रोत है जो जीवों में भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार है। यह संलग्न जीनों को अलग करने में भी मदद करता है और आनुवंशिक मानचित्रण का आधार बनता है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, जो कि कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट मियोसिस, क्रोमोजोम्स नंबर बिकम्स हाफ। जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट बनते हैं। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, वेरिएशंस है, वो बढ़ जाता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से एक से ज़्यादा सही है और बीपीएससी में जनरली ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं 5 ऑप्शन बना के, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 71 का डी ऑप्शन सही है। बीपीएससी 2024 का ये क्वेश्चन है। इस तरीके के ऑप्शंस मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बीपीएससी में ये आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 72 और क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ बाइवेलेंट्स। जो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है वो किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं जनरली? बाइवेलेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्रण मियोसिस में प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में बाइवेलेंट या फिर इसे ही युगली कहते हैं, तो ये बनते हैं जो कि समसूत्रण मतलब माइटोसिस में नहीं बनते हैं। तो इसके बेसिस पे हम मियोसिस और माइटोसिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक 73 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें ये सारे स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना कौन सा फॉल्स है। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास सेल्स होते हैं प्रोफेज के अंत में कोशिकाओं में गोल्गी कॉय और ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई नहीं देते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, ये भी सही है। मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ द स्पाइंडल, ये भी स्टेटमेंट सही है।
क्रोमोजोम्स स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स अकर्स एट द टीलोफेज, ये टीलोफेज पे नहीं होता है, एनाफेज पे होता है। तो यही वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें फॉल्स ही आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018, ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी, एलटी, किसी भी चीज में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस वापस रिपीट हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 74 और 74 क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग माइटोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट एनाफेज स्टेज, ये स्टेज का स्पेलिंग STAG। तो जो हमारे पास माइटोसिस के टाइम पे सेंट्रोमियर डिवाइड होता है वो एनाफेज स्टेज में जाके होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। यूपीजीआईसी लेक्चरर 2012 का ये क्वेश्चन है। समसूत्री विभाजन के समय जो सेंट्रोमियर होता है एनाफेज स्टेज में 2 अर्धभागों में विभाजित हो जाता है, जिससे युगल क्रोमैटिड्स या फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स परस्पर पृथक होकर, मतलब अलग होकर स्वतंत्र गुणसूत्र बन जाते हैं और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ जाते हैं, और ये होता है एनाफेज स्टेज में। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 75। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होता है। पीजीटी बॉटनी 2011 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं मतलब सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यह विभाजन दोनों मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कोशिकाओं में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 76 है, जो कि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द डिवीजन बिकॉज, कह रहा है कि जब किसी भी सेल का डिवीजन हो जाता है उसके बावजूद भी माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं टोटल वो सेम रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड्स बाय फिजन इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है फिजन प्रोसेस से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 का ये क्वेश्चन है। तो एक कोशिका विभाजन में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है। उसका रीजन ये है क्योंकि विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 है। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव इसकी मध्य गुहा से होता है। अंतः प्लाज्मिक जालिका, मतलब इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है 2 झिल्लियों से बनी होती है। इनके बीच में एक जगह होता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है सीधा अंतःप्लाज्मिक जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के गुहा से जुड़ा होता है। और जो ये अंतःप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका की बाहरी झिल्ली केंद्रक झिल्ली की बाहरी झिल्ली के साथ एक सतत प्रणाली बनाती है। यह संबंध प्रोटीन और अन्य पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? मतलब पॉइंट आउट द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैकेनिकल सपोर्ट, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए उसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। और ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास इसका आंसर दिया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका जो डिस्कवरी जो KR पोर्टर ने 1945 में किया था। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो होता है कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को मैकेनिकल शक्ति प्रदान करना होता है। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य में स्थित विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण, लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन का उत्पादन होता है। तो कुल मिला के इसका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 79, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंडोप्लाज्मिक, अभी मैंने बताया KR पोर्टर, ऊपर जस्ट इसको एज इट इज लर्न कर लेना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्टर।
आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है। ऊपर जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो पीजीटी 2013 का। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन 80 है, ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नेट of endoplasmic reticulum located at two opposite ends of the plasmodesmata are called as desmotubules। इसका बी ऑप्शन सही है। टीजीटी बायोलॉजी 2016 का ये भी क्वेश्चन है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की वैकेंसी बहुत जल्द ही आएगी। अप्रैल लास्ट, मई, जून, जुलाई जब भी आए 2026 में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आप अभी से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो 110% इसके चांसेस हैं सिलेक्शन शायद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जो एग्ज़ाम की डेट आने के बाद पढ़ता है वो सारे बच्चे जनरली यही करते हैं। जो पहले से चीज़ों को पहले से पढ़ रहा है वो बच्चा सिलेक्शन लेगा। इसलिए हमको लगता है हमने मेहनत किया फिर भी हमारा नहीं हुआ, तो उसका रीज़न है कि उसका शायद जितना मेहनत तुमने किया उससे बहुत ज़्यादा मेहनत किसी और ने भी किया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।